हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिवेश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन फरीदाबाद। हम कॉर्पोरेट लॉ के एक टॉपिक बोरोइंग पावर्स ऑफ ए कंपनी की बात कर रहे थे। बोरोइंग पावर्स का मीनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था, बोरोइंग पावर्स यानी कि किसी कंपनी के ऋण लेने से संबंधित शक्तियाँ, ऋण लेने से संबंधित अधिकार, वो कंपनी किस किस तरह से ऋण ले सकती है, क्या वो ऋण सिक्योर है, सिक्योर नहीं है, किस फॉर्म में है, किस डेट पे लिया गया है, ये सब हमने इससे पहले वाले टॉपिक पे, पहले वाले वीडियो पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ बोरोइंग, यानी कि कोई कंपनी किस किस तरह से फंड्स को बोरो कर सकती है। जब कंपनी फंड्स को बोरो करेगी तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों में कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक्स, यानी कि कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। जब भी कंपनी बैंक से लोन लेगी तो उसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल करेगी और वो भी कंपनी का एक राइटिंग डॉक्यूमेंट होगा। उसमें कंपनी लिखेगी कि एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी इस बैंक से लोन लेने के लिए एग्री करती है। सेकंड, कोई कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी फंड्स को बोरो कर सकती है। तीसरा, कंपनी डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करके भी फंड्स का अरेंजमेंट कर सकती है। जिस तरह से कंपनी शेयर्स को इशू करती है उसी तरह से कंपनी डिबेंचर्स को भी इशू कर सकती है। उसके बाद कंपनी जिस प्रकार डिबेंचर इशू करेगी उसी मैनर में कंपनी बॉन्ड्स का भी इशू कर सकती है। कंपनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज के बेसिस पे भी फंड्स को अरेंज कर सकती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं। बिल्स पेबल या रिसीवेबल, इट मीन्स जब भी कंपनी उधार पे माल खरीदती या बेचती है तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप उन्हें एक राइटिंग डॉक्यूमेंट देते हैं जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर डेट पे उसे बैंक से डिस्काउंट कराते हैं। कंपनी पब्लिक से फंड्स को एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है और ऑन डिमांड उन्हें पे करने के लिए भी कंपनी लायबल है। उसके बाद कंपनी कैश क्रेडिट के बेसिस पे भी फंड्स को बोरो कर सकती है। और लास्ट है हमारे पास चार्ज और मॉर्गेज, यानी कि कंपनी जब ऋण ले रही है तो कंपनी उस ऋण को लेते समय उन ऋणदाताओं के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, उनके हित के लिए अपनी किसी प्रॉपर्टी को बंधक के रूप में उनके पास रख देती है। इसका मतलब कंपनी उन ऋणदाताओं या लेंडर्स के अमाउंट को अपनी किसी फिक्स्ड एसेट से सिक्योर कर देती है और कंपनी के डिफ़ॉल्ट के केस में ऐसे ऋणदाता कंपनी से उस एसेट को, कंपनी के एसेट को बेच के उससे अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोन्स फ्रॉम बैंक्स, यानी कि कंपनी जब बैंक से लोन ले रही है तो वो लोन आपका दो टाइप का हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं और लॉन्ग टर्म लोन जो कि हमारा दीर्घकालीन से संबंधित है। मोर देन 1 ईयर जब कंपनी फंड्स को बोरो करती है, बैंक से ले रही है, उसके लिए कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करेगी। कंपनी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह के फंड्स को बैंक से भी बोरो कर सकती है। उसके बाद हमारे पास है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, यानी कि कंपनी शेयर्स इशू करने के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कंपनी डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को भी इशू कर सकती है। डिबेंचर्स कोई भी पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, जबकि बॉन्ड्स सिर्फ गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ ही इशू कर सकती हैं। उसके बाद पहले वाले टाइम में सिर्फ गवर्नमेंट ही इशू कर सकती थी, लेकिन अभी सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ भी बॉन्ड्स को इशू कर सकती हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का एक बेसिक सा डिफरेंस, बॉन्ड्स एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इशू नहीं किए जाते, जबकि डिबेंचर्स के ऊपर दिए जाने वाला ब्याज, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी फिक्स होता है। बॉन्ड को आप किस टाइम पे वापस कर रहे हैं ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड डेट नहीं होती, लेकिन डिबेंचर्स को वापस करने का डेट पहले से ही फिक्स होता है। कोई कंपनी अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड रख के डिबेंचर्स को इशू करती है तो उन्हें डिबेंचर ना माना जाके बल्कि बॉन्ड की फॉर्म में उनको डिक्लेयर किया जाता है। डिबेंचर लैटिन वर्ड डिबेयर से बना था, जिसका मतलब होता है लोन लेना। कंपनी डिबेंचर्स की फॉर्म में जब लोन ले रही है तो ये कंपनी का लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिए गए लोन कंपनी के कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनी जिन व्यक्तियों को डिबेंचर्स इशू करती है वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को
जो हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो डिबेंचर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण होता है। वो कंपनी की स्वीकृति होती है कि कंपनी ने इस व्यक्ति से इतने अमाउंट का ऋण लिया है और कंपनी एक स्पेसिफाइड डेट पे स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको उसका पैसा वापस कर देगी। उसके बाद जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो वो कंपनी की कॉमन सील से ऑथोराइज्ड होंगे, यानी कि कंपनी की सार्वमुद्रा उन पे लगी होगी। उसके बाद कंपनी एक स्पेसिफाइड डेट पे उस अमाउंट को रीपे करने के लिए अंडरटेकिंग देती है, यानी कि कंपनी लिखित में देती है कि इस स्पेसिफिक डेट पे कंपनी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास डिबेंचर की डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में डिबेंचर की डेफिनेशन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या कंपनी के अन्य संपत्ति अदर सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। चाहे ये ऋण, ये लोन, ये डिबेंचर्स कंपनी के किसी एसेट से सिक्योर्ड हैं या नहीं है, तो भी इन सब को हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अकॉर्डिंग डिबेंचर्स के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिबेंचर स्टॉक। स्टॉक हमने ऑलरेडी पढ़ा है। स्टॉक दो टाइप का आप पढ़ते आए हैं, आपका ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से जो भी आपका अनसोल्ड गुड्स बचे हैं वो आपका स्टॉक होता है। लेकिन जब हम सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के सेंस में जो सिक्योरिटीज़ आपकी फुल्ली पेड अप हो जाती हैं उनको हम स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पे हम डिबेंचर स्टॉक की बात कर रहे हैं। डिबेंचर स्टॉक का मतलब किसी कंपनी ने टोटल जितनी भी बोरोइंग्स की हैं, टोटल जितना भी लोन किसी कंपनी ने लिया है, उन सबको कंबाइंड मैनर में या कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम उसको डिबेंचर स्टॉक बोलते हैं। यानी कि डिबेंचर स्टॉक रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट बोरोड बाय अ कंपनी, और वी कैन से इट इज़ अ कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ अ कंपनीज बोरोइंग्स, इट इज़ कॉल्ड द डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक इशू करने का पर्पज़ होता है कि डिबेंचर होल्डर्स के लोन को सिक्योर करना। थर्ड, डिबेंचर स्टॉक के लिए कंपनीज एक्ट में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। डिबेंचर स्टॉक को कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन डिबेंचर्स के लिए कंपनीज एक्ट में जो जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं वही सारे रूल्स रेगुलेशंस डिबेंचर स्टॉक पे भी अप्लाई होते हैं। जब भी कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर स्टॉक होल्डर्स को जो सर्टिफिकेट दे रही है उसको हम कहेंगे डिबेंचर स्टॉक सर्टिफिकेट। डिबेंचर स्टॉक सर्टिफिकेट जिन पर्सन्स को मिल रहा है उनको कंपनी से किसी भी और दूसरी तरह का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक के। डिबेंचर का एक फिक्स्ड डिनोमिनेशन होता है, एक फिक्स्ड फेस वैल्यू होता है, जैसे 10 रुपीज़ का डिबेंचर, 50 रुपीज़ का डिबेंचर। लेकिन डिबेंचर स्टॉक का ऐसा कोई फिक्स्ड डिनोमिनेशन नहीं होता। डिबेंचर स्टॉक 10 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, लेकिन डिबेंचर स्टॉक 27, 14 ऐसे भी हो सकता है। डिबेंचर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर स्टॉक को हम डिवाइड कर सकते हैं। डिबेंचर को जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो फुल अमाउंट में करेंगे, लाइक 10 और 50, लेकिन जब आप डिबेंचर स्टॉक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसे हम फ्रैक्शंस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइक 14, 27 और 50 रुपीज़। डिबेंचर फुल्ली पेड अप होने की कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन डिबेंचर स्टॉक हमेशा फुल्ली पेड अप ही होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के ना तो ऑनर होते हैं ना ही कंपनी के मेंबर होते हैं। जिस तरह से डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, उसी तरह से कंपनी के डिबेंचर स्टॉक होल्डर्स भी कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं, वो कंपनी के ऋणदाता माने जाते हैं। इसलिए ना तो ये कंपनी के मेंबर होते हैं और ना ही डिबेंचर स्टॉक होल्डर्स को कंपनी की मीटिंग में कंपनी की मीटिंग में पार्ट लेने का अधिकार है और ना ही इन्हें मत डालने का अधिकार है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि ऋण पत्र किस किस प्रकार के होते हैं। कोई भी कंपनी एक से ज़्यादा टाइप के डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। कंपनी डिबेंचर्स इशू करते टाइम पहले से ही डिस्क्राइब करती है कि ये डिबेंचर्स किस तरह के हैं, इनकी क्या क्या शर्तें हैं, किस टाइम पे इन डिबेंचर्स को वापस किया जाएगा, किस किस टाइप के ये डिबेंचर्स हैं। आइए इनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स।
नंबर 2 बियरर यानी कि वाहक ऋण पत्र, तीसरा सिक्योर्ड यानी कि सुरक्षित ऋण पत्र, फोर्थ असुरक्षित ऋण पत्र अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, फिफ्थ रिडीमेबल डिबेंचर्स, सिक्स्थ इरिडीमेबल डिबेंचर्स, सेवेंथ है हमारे पास कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। फर्स्ट रजिस्टर्ड डिबेंचर्स यानी कि रजिस्टर्ड यानी कि जिन व्यक्तियों का नाम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में लिखा गया है, ऐसे ऋण पत्र को हम कहते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र। इन व्यक्तियों को, जिनको भी इस तरह के ऋण पत्र इशू किए जा रहे हैं, उनके नाम, उनकी पूरी डिटेल्स कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में लिखी जाती है। जिन व्यक्तियों का नाम लिखा गया है रजिस्टर में, वही व्यक्ति कंपनी से ऐसे ऋण पत्र का ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट लेने के लिए लायबल हैं। अन्य किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का इंटरेस्ट या फिर अमाउंट नहीं दिया जाता। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को इशू करते टाइम कुछ कंडीशंस लिखी जाती हैं। वो कंडीशंस जिनके बेसिस पे कंपनी ने इस तरह के डिबेंचर्स को इशू किया है, वो भी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में लिखा जाएगा। और जब भी कंपनी इस तरह के डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करेगी, तो उन शर्तों को पूरा करने पे ही कंपनी इस तरह के डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। सेकंड है हमारे पास बियरर डिबेंचर यानी कि वाहक ऋण पत्र। इसका मतलब कि कंपनी जब भी बियरर डिबेंचर इशू करेगी, तो जिस व्यक्ति के पास भी ये डिबेंचर्स हैं, बिना कंपनी की पूर्व सहमति के वो डिबेंचर होल्डर कंपनी के डिबेंचर्स को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए ना तो पूर्व सहमति की आवश्यकता है और ना ही उनको रजिस्टर में अपना नेम एंटर कराने की रिक्वायरमेंट है। अब ना ही वो किसी कंडीशंस को पूरा करेंगे, ना ही उनको नाम लिखवाना है। इसका मतलब कि जिस व्यक्ति के पास ये डिबेंचर्स हैं, वही व्यक्ति कंपनी से ब्याज यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लेने के लिए लायबल है, या फिर वो पर्सन ऑथोराइज है। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास बियरर डिबेंचर हैं, वो अपने आप को सेव करना चाहता है, तो बियरर डिबेंचर होल्डर कंपनी को एक स्पेसिफिक फ़ीस पे करके रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में अपना नाम एंटर करा सकता है। थर्ड सिक्योर्ड डिबेंचर्स यानी कि ऐसी डिबेंचर्स जो कंपनी के किसी एसेट से सिक्योर हैं। कंपनी ने जब लोन लेते टाइम या डिबेंचर्स इशू करते टाइम अपनी किसी एसेट को, फिक्स्ड एसेट को कंपनी ने उस लेंडर के पास गिरवी की फॉर्म में रखा है, सिक्योरिटी की फॉर्म में रखा है, तो ऐसे डिबेंचर्स को हम कहेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स। क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट के डिफ़ॉल्ट के केस में ऐसे लैंडर्स उस एसेट से, उस सिक्योरिटी फॉर्म से अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स यानी कि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करते टाइम कोई भी सिक्योरिटी नहीं देती, किसी एसेट को सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं रखती, तो इस तरह के डिबेंचर्स हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। लेकिन जब इस तरह के डिबेंचर होल्डर्स के अमाउंट को पे करने में कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, कंपनी इनका इंटरेस्ट टाइमली पे नहीं कर रही, तो ऐसे व्यक्ति कंपनी के किसी एसेट से अपने अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास अधिकार है कि वो कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिडीमेबल डिबेंचर्स यानी कि शोधनीय ऋण पत्र। ऐसे डिबेंचर्स जिनको एक फ्यूचर की स्पेसिफाइड डेट पे उनका अमाउंट हम रिटर्न कर देते हैं, उनका पैसा हम वापस कर देते हैं, इस तरह के डिबेंचर्स शोधनीय डिबेंचर्स कहलाते हैं। यानी कि रिडीमेबल डिबेंचर्स, इनको एक फ्यूचर के टाइम पीरियड पे जो कि इशू करते टाइम फिक्स की गई थी, उस टाइम पे इनका पैसा इनको वापस कर दिया जाता है। दूसरा इररिडीमेबल डिबेंचर्स जिनको हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। ये डिबेंचर्स स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। जिन डिबेंचर्स का पैसा कंपनी की लाइफ टाइम तक वापस नहीं किया जाता, वो डिबेंचर्स अशोधनीय डिबेंचर्स कहलाते हैं। सिर्फ इन डिबेंचर का पैसा तभी वापस किया जाएगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। उस टाइम पे कंपनी के अदर क्रेडिटर्स की तरह इन क्रेडिटर्स का पैसा भी वापस कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब जब भी कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देती है कि कुछ स्पेसिफिक शर्तें पूरी करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उनको डिबेंचर होल्डर से शेयर होल्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे वो पार्शली करें या फुल्ली करें, यानी कि चाहे उनके कुछ ऋण पत्रों को या सभी ऋण पत्रों को कंपनी शेयर्स में या अंशों में परिवर्तित करने का ऑप्शन देती है, तो ऐसे डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर बन जाते हैं, उनको हम कहेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं देती, वो डिबेंचर्स हमेशा डिबेंचर्स ही रहेंगे, उनको कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो उनको हम कहेंगे कि इस तरह के डिबेंचर्स हमारे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहलाएंगे। अब एक बात करते हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के एक छोटे से और डिफरेंस की। सपोज़ कीजिए हमने डिबेंचर्स इशू किए, हमने जब उनको इशू किया तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स नहीं किया, और फिर जब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं तो हम किसी और अमाउंट पे कर रहे हैं। इसका मतलब इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस दोनों अलग अलग होंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा इंटरेस्ट। अब इसका मतलब जब वो फिक्स नहीं है, जो डिबेंचर बिना इंटरेस्ट रेट फिक्स किए इशू किए जाते हैं उनको तो हम बॉन्ड कह देंगे, लेकिन जो ऑलरेडी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे इशू किए जाएंगे उनको हम डिबेंचर्स कहेंगे। ये हमने पढ़ा कि हमारे डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर स्टॉक क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कौन इशू करता है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनका डिनोमिनेशन कैसे होता है, क्या हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कंपनी का जो कंसोलिडेटेड फॉर्म है लोन का यानी कि कंबाइंड लोन, उसको हम डिबेंचर स्टॉक कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कोई स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं डिबेंचर स्टॉक के लिए। हमने कहा था कि डिबेंचर्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं सेम वही रूल्स वही प्रोविजंस हम डिबेंचर स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।